नमस्कार छात्रों, आज हम अपने सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति पर वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सबके समझ में आएगा। मैंने 4-5 पुस्तकों की हेल्प लेकर खुद ने शब्द शक्ति के नोट्स बनाए हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के भी शब्द शक्ति जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ सके। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति ही शब्द शक्ति है। शब्द में जो शक्ति निहित होती है वो ही शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा देखते हैं। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वो माध्यम ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उस माध्यम को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता, वक्ता मतलब होता है कहने वाला या बोलने वाला। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभिष्ट अर्थ को, अभिष्ट अर्थ होता है जो वक्ता कहना चाहता है, कहना क्या चाहता है, उसको व्यक्त करने का जो गुण होता है शब्द में, वो किसके कारण होता है? शब्द शक्ति के कारण ही। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शब्द 3 प्रकार के होते हैं तो उन शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के हो गए और शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की हो गई। शब्द के आधार पर शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की हो गई और शब्द के आधार पर उसका अर्थ भी 3 प्रकार का हो गया। पहला शब्द है वाचक शब्द। वाचक शब्द से अर्थ होता है वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ, मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं इसको। और मुख्यार्थ जिसमें निकलता है वो शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द होता है वाचक, वाचक से अर्थ हो गया वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। मुख्यार्थ जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द का दूसरा भेद है लक्षक। लक्षक शब्द अर्थ हो गया लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ, और जहाँ लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ शब्द शक्ति होगी लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण किया जाएगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति, जहाँ लक्षणार्थ ग्रहण किया जाएगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द का तीसरा भेद है व्यंजक। व्यंजक शब्द होगा, अर्थ होगा व्यंजनार्थ या व्यंग्यार्थ भी बोल सकते हैं, व्यंग्यार्थ। जहाँ पर व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाएगा शब्द का वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ये 3 शब्द हो गए, ये 3 अर्थ हो गए इनके आधार पे, और इन तीनों के आधार पे 3 शब्द शक्ति हो गई। वाचक शब्द से वाच्यार्थ, वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं। मुख्यार्थ जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है और जहाँ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजक शब्द से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है और व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाएगा या व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाएगा वहाँ पे शब्द शक्ति होगी व्यंजना शब्द शक्ति। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ किसे कहते हैं ये देख लीजिए। वाच्यार्थ, वाचन करते ही जो अर्थ प्रकट होता है, मतलब वाचन करते बोलते ही सर्वप्रथम जो अर्थ हमें समझ में आता है वो क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ, लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। एक तो बोलते ही जो अर्थ ग्रहण कर लेंगे वो वाच्यार्थ में आएगा। बोलते ही अर्थ ग्रहण न होकर उसके लक्षणों के आधार पर अगर हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पे लक्ष्यार्थ होगा, और जहाँ लक्ष्यार्थ होगा वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा व्यंजनार्थ या व्यंग्यार्थ भी बोल सकते हैं इसको। देश, काल और वातावरण के अनुसार जो अर्थ ग्रहण किया जाता है व्यंजनार्थ कहलाता है। देश का मतलब होता है स्थान, काल का मतलब हो गया समय, मतलब स्थान, समय, और वातावरण के अनुसार मतलब परिस्थितिवश जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, टाइम देखकर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, परिस्थितिवश जो अर्थ ग्रहण किया जाता है
वो व्यंजनार्थ कहलाता है या व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब बार बार में एक शब्द आ रहा है अर्थ अर्थ अर्थ, ये अर्थ क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अर्थ होता है कि शब्द के बोलने पर या सुनने पर, जब हम शब्द को बोलते हैं या सुनते हैं तो सुनते ही या बोलते ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो चित्र आता है ना, वो क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। परिभाषा है इसकी, शब्द का श्रवण या वाचन, यहाँ पे क्या आएगा, वाचन। श्रवण मतलब सुनते ही, या वाचन मतलब बोलते ही, मानस पटल पर, मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग में उभरने वाला चित्र या भाव ही क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। शब्द के सुनने या बोलने पर जो चित्र हमारे दिमाग में आता है वही क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। अब हम देखेंगे शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द के उपयुक्त विभाजन के आधार पर शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की मानी गई। उपयुक्त विभाजन कौन सा, जो हमने अभी देखा है, शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 शब्द के भेद हमने पढ़े हैं। उनके आधार पर ही शब्द शक्तियाँ कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, मानी गई हैं 3 प्रकार की। अर्थ भी 3 प्रकार के थे, शब्द भी 3 प्रकार के थे, शब्द शक्तियाँ भी कितने प्रकार की होगी, उनके आधार पर 3 प्रकार की। पहली शब्द शक्ति थी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति पढ़ेंगे पहला हम। कौन से शब्द से, वाचक शब्द से। अर्थ कौन सा था, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। इसके बारे में देखते हैं। शब्द का श्रवण या वाचन करते ही मुख्यार्थ या वाच्यार्थ प्रकट हो जाता है। शब्द को सुनते ही या बोलते ही उसका मुख्य अर्थ अगर प्रकट हो जाता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति। बोलते ही से सबसे पहले हमारे दिमाग में जो अर्थ आता है, जो अर्थ हमारा दिमाग ग्रहण करता है, वो कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति। पहचान के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। शब्द अपने मूल अर्थ को प्रकट करता है। अभिधा शब्द शक्ति में शब्द कौन से अर्थ को प्रकट करता है, मूल अर्थ को प्रकट करता है। शब्दकोशीय अर्थ प्रकट होता है। शब्दकोश, जो डिक्शनरी में जो शब्द का अर्थ दिया जाता है, वही अर्थ यहाँ पे प्रकट होता है। कहाँ पे, अभिधा शब्द शक्ति में। रचना की दृष्टि से शब्द कैसा होता है, रूढ़ होता है, जो परंपराओं से चलता आ रहा है। रूढ़ मतलब जो परंपराओं से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है, पुराने समय से चला आ रहा है, रूढ़ होता है। गाय बोलने पर हमारे दिमाग में गाय का चित्र ही आता है, ऊँट का, घोड़े का, हाथी का नहीं आता। हाथी बोलेंगे तो हाथी का आएगा, ऊँट का नहीं आएगा, बकरी का नहीं आएगा। ये क्या है, रूढ़ शब्द है ये। वाच्यार्थ शब्द का प्रारंभिक अर्थ होता है। वाच्यार्थ कौन सा अर्थ होता है, प्रारंभिक, मतलब बोलते ही जो अर्थ हमारे दिमाग में आता है वो उसका प्रारंभिक अर्थ होता है, वही मुख्यार्थ कहलाता है, वही वाच्यार्थ कहलाता है। और जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति। उदाहरण देखते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति के। मोती सुंदर लड़का है। मोती सुंदर लड़का है, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि मोती एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जो कि सुंदर है। अगला सेंटेंस, उसके हार के मोती सुंदर हैं। उसके हार के मोती सुंदर, यहाँ पे भी मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है, वाच्यार्थ समझ में आ रहा है कि उसके गले में कोई हार होगा, उसके वो मोतियों का हार होगा, उसके मोती बहुत सुंदर है, ये बात बताई गई है। अगला है, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। हरि नाम का कोई व्यक्ति है जो कि पुस्तक पढ़ रहा है। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, ये भी इजी समझ में आ रहा है कि विष्णु भगवान ने नारद मुनि को हरि का रूप दिया। हरि का अर्थ अपन यहाँ पे ले लेंगे बंदर का रूप दिया। ये नहीं कि विष्णु ने नारद को हरि पुस्तक पढ़ने वाले का रूप दे दिया, ये नहीं होगा। हरि रूप दिया मतलब बंदर का रूप दिया, मुख्य अर्थ है यहाँ पे। हरि का मुख्य अर्थ यहाँ पे बंदर है, और यहाँ पे किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, यहाँ पे बंदर से रिलेटेड है। अगला है, शेर जंगल में रहता है। बिल्कुल रहता है, शेर जंगल में रहता है, आसानी से समझ में आ रहा है इसका अर्थ। गाय दूध देती है, बिल्कुल इजी है। गधा घास चर रहा है, अभिधा शब्द शक्ति है।
ये कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मोती, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है और यहाँ पे यहाँ पे मोती, जो हार में जो मोती हुआ करते हैं उनके बारे में जिक्र आ रहा है मोती का। इजीली समझ में आ रहा है, यहाँ पे हार के मोती का जिक्र किया जा रहा है मोती नाम से, और यहाँ पे मोती किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इजीली समझ में आ रहा है, मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है, और जहाँ मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति का अगला भेद है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द कौन सा होता है? लक्षक। अर्थ कौन सा होता है? लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ। वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर, लक्षणा शब्द शक्ति की पहली विशेषता है कि यहाँ पे मुख्यार्थ में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर प्रयोजन या रूढ़ि के कारण लक्षणों के आधार पर लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। सबसे पहले तो मुख्यार्थ में बाधा होगी, पढ़ते समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? लक्षणों के ऊपर आधारित अर्थ ग्रहण करेंगे। वो कैसा होगा? या तो किसी रूढ़ि के कारण से होगा, या किसी प्रयोजन या उद्देश्य के कारण से होगा। प्रयोजन मतलब उद्देश्य के कारण से। हम वो अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे? किसी उद्देश्य के कारण से करेंगे, या फिर किसी रूढ़ि के कारण से वो लक्षणार्थ ग्रहण किया जाएगा। वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे सीता तो निरी गाय है। सीता तो निरी गाय है। अब सीता गाय कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आया, सीधा सीधा समझ में नहीं आया कि सीता तो गाय है, सीता गाय कैसे हो सकती है भाई? नहीं हो सकती। गाय में यहाँ पे क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि गाय से सीधा सीधा अर्थ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम इस गाय का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे कि सीता तो है ना बिल्कुल सीधी सरल स्वभाव वाली स्त्री है। सीधी और सरल, जैसे गाय सीधी होती है, बिल्कुल सीधी और सरल स्वभाव वाली होती है, वैसे हम सीता का यहाँ गाय का अर्थ यहाँ पे क्या लेंगे कि सीधी और सरल है। कौन? सीता। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आवश्यक हैं 3 बातें। कौन कौन सी बातें? एक तो मुख्यार्थ में बाधा होगी। जहाँ पे मुख्यार्थ में बाधा हो जाएगी वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्ष्यार्थ जो होगा वो मुख्यार्थ से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल हटकर नहीं होना चाहिए। लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई रूढ़ि या विशेष प्रयोजन होना चाहिए, जो कि हमने परिभाषा में देख लिया था। या तो लक्षणार्थ अपन ग्रहण करेंगे तो वो रूढ़ि से प्रेरित होगा, या फिर किसी उद्देश्य कारण से हम ग्रहण करेंगे। जैसे सीता का स्वभाव गाय जैसा है, इसलिए हमने उसको गाय बता दिया। लक्षणा का महत्व। लोग लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? अपना पांडित्य प्रकट करने के लिए करते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, अपना विद्वता साबित करने के लिए, गोपनीयता रखने के लिए भी हम इसके द्वारा मतलब गोपनीयता रख सकते हैं कि समझने वाला ही समझेगा इस बात को, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। भाषा में रोचकता लाने के लिए भी हम लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करके भाषा को हम चमत्कारिक बना सकते हैं, रोचकता ला सकते हैं। ये लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार 2 प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति कौन कौन से प्रकार है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति या प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जिस आधार पर हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं, किस किस आधार पर करते हैं? या तो रूढ़ि के कारण से करते हैं। जहाँ पे रूढ़ि के कारण से करेंगे वहाँ पे रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। जहाँ पे प्रयोजन के कारण से हम लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो पहला भेद है लक्षणा शब्द शक्ति का, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या परंपरा से, रूढ़ि मतलब परंपरा से ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जहाँ लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या परंपरा से ग्रहण किया जाता हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
पहचान है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है राजस्थान वीर है। अब राजस्थान वीर कैसे हो सकता है? राजस्थान तो बिल्कुल जड़ वस्तु है, वो तो एक राज्य का नाम है, कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई जानवर थोड़ी है। यहाँ राजस्थान का मतलब हम राजस्थान के लोगों से लेंगे। लक्षणार्थ ग्रहण किया, राजस्थान का मतलब राजस्थान के लोग क्या हैं? वीर हैं। यहाँ राजस्थान का मुख्यार्थ राजस्थान राज्य है, लेकिन हमने राजस्थान राज्य मुख्यार्थ ग्रहण नहीं किया। क्या ग्रहण किया? राजस्थान तो जड़ है, वह वीर कैसे हो सकता है? सही बात है। इस स्थिति में इसका यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि राजस्थान के लोग वीर हैं। राजस्थान से हमने क्या ग्रहण किया? राजस्थान के लोग। अगला उदाहरण लेते हैं। बाजार में लाठियां चल गई। बाजार में लाठियां चल गई, लाठियां कैसे चल गई भाई? कुछ व्यक्ति लाठियां लेकर आए हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। लाठियां थोड़ी चल सकती हैं। हाँ, कुछ लाठियों से युक्त व्यक्ति बाजार में आ गए जो झगड़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसने तो मेरी नाक कटा दी, नाक कटा दी। यहाँ पे इसका मुख्य अर्थ थोड़ी ग्रहण करेंगे अपन कि नाक कटा दी, नहीं, नाक कटा दी का अर्थ अपन लेंगे इज्जत खराब कर दी। मुहावरा आ गया, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई। इंग्लैंड ये एक देश का नाम है, ये कैसे हारेगा भाई? 4 विकेट से कैसे हारेगा फिर? तो यहाँ पे इंग्लैंड का मतलब अपन लेंगे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की 4 विकेट से पराजय हुई। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब हरिश्चंद्र थोड़ी बनने के लिए कहा जा रहा है। हरिश्चंद्र का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? सत्यवादी से, वो सत्यवादी बन रहे हो। कश्मीर रक्त में डूबा है। कश्मीर के लोग लड़ाई दंगा कर करके मारकाट मचा रखे हैं। लड़ाई दंगों में व्यस्त रहते हैं कश्मीर के लोग। पंजाब शेर है, वही बात है जैसे राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है। पंजाब शेर नहीं है, पंजाब के लोग शेर हैं, अर्थात शेर जैसे साहसी विचारों वाले हैं। मोहन सितार बजाने में कुशल है। यहाँ पे कुशल शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति है। कुशल, कुशल का मुख्य अर्थ होता है जो कुश लाने में सक्षम होता है, वो कहलाता है कुशल। जो कुश लाने में सक्षम होता है। कुश एक पौधे का नाम है जिसको हम हमारे यहाँ पे लोकल भाषा में डाब बोलते हैं। डाब, कुशल नुकीला आता है, उसको कुशल बोलते हैं। लेकिन यहाँ अब इसका रूढ़ अर्थ हो गया एक तरह से कि मोहन सितार बजाने में कुशल है। मोहन सितार बजाने में परफेक्ट है। जो भी अपने किसी भी काम में जो परफेक्ट हो जाता है हम उसके लिए बोल देते हैं कुशल है। ये अपने काम में क्या है? कुशल है। कुशल का मुख्य अर्थ तो वो है जो कुश लाने में सक्षम है, वो कुशल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसका परफेक्ट के लिए इसका अर्थ ले रहे हैं, लक्षणार्थ ग्रहण कर रहे हैं। अगला ये तेल शीतकाल में उपयोगी। तेल, तेल मतलब तेल, जिसको अपन तेल बोलते हैं। तेल होता है तिल का जो रस होता है, तिल, उसको तेल बोलते हैं। लेकिन अब ये तेल है ना, ये रूढ़ हो गया। जिसका भी रस निकालते ना हम उन सबको क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, आदि का। इन सब के लिए अपन इसको क्या लेने लग गए? रूढ़ कर दिए। इस शब्द को इनके लिए रूढ़ बना दिया। इसलिए यहाँ पे ये कौन शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला भेद है लक्षणा शब्द शक्ति का अगला भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। उद्देश्य, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के कारण ग्रहण किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्ष्यार्थ रूढ़ि के कारण से ग्रहण किया जाता है, रूढ़ि या परंपरा के कारण से ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे तो रूढ़ा लक्षणा होती है।
और मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ किसी प्रयोजन या उद्देश्य विशेष के कारण से ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे प्रयोजनवती होती है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के कारण अगर अपन लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। उदाहरण है, तुम तो निरे गधे हो। इस वाक्य में गधा शब्द का मूर्ख के अर्थ में प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है कि तुम तो निरे गधे हो। अब किसी व्यक्ति को अपन गधा बोलते हैं तो वो गधा थोड़ी होता है, लेकिन किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य के कारण से, मतलब उसके जो गुण है ना वो गधे से मिलते जुलते हैं। समझता नहीं है, लेट समझता है, मूर्ख है, इस कारण से हम उसको क्या कर देते हैं, गधे से उसकी तुलना कर देते हैं और उसको कह देते हैं तुम तो निरे गधे हो। तो किसी उद्देश्य के कारण से हमने उसकी तुलना की गधे से, उसको गधा बोल रहे हैं। रियल में गधा नहीं है। हाँ, गधों के से गुण रखने वाला व्यक्ति है वो, मूर्ख है वो, बार बार समझने पर भी नहीं समझता है, इसलिए हमने उसको गधा कहा है। तो किसी प्रयोजन के कारण से अपन उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि तुम तो निरे गधे हो। अगला, आओ मेरे शेर। यहाँ पे शेर में क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा है। शेर का मतलब यहाँ पे क्या, शेर जैसे गुणों वाला व्यक्ति। अब शेर को नहीं बुला रहा है वो, हाँ शेर बोलकर शेर जैसे साहसी विचारों वाला व्यक्ति है, वीर है, पहलवान है, इसलिए हम उसको शेर बोल रहे हैं। अगला है, उसका मन पत्थर का बना है। यहाँ पे पत्थर का अर्थ क्या है, कठोर हृदय वाला, मतलब वो तो कैसा है, कठोर हृदय वाला है, कोई असर ही नहीं होता उसके ऊपर, छोटी मोटी बात का असर ही नहीं होता, इसलिए हम उसको पत्थर दिल इंसान बोल देते हैं। अगला है, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। ताजमहल का अर्थ अपन यहाँ पे क्या लेंगे, ताजमहल जैसा भव्य भवन। अब मुख्य अर्थ तो ताजमहल का ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे हम उसका लक्षणार्थ ग्रहण करेंगे कि ताजमहल हम किसी व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए आलिशान या भव्य भवन को बोल रहे हैं कि भाई ये तेरा ताजमहल कब तक पूरा होगा। रियल में ताजमहल नहीं है वो, लेकिन ताजमहल जैसा मान सकते हैं उसको कि बहुत बड़ा महल है, बड़े लंबे समय से इसका काम चल रहा है, ये कब तक पूरा होगा, लक्षणार्थ ग्रहण किया है। अगला है, अब सिंह अखाड़े में उतरा। सिंह का मतलब है बलशाली पहलवान व्यक्ति। शेर अखाड़े में नहीं उतर रहा है, हाँ शेर के समान है कोई साहसी पहलवान, शक्तिशाली पहलवान अखाड़े में उतर रहा है। सिंह का अर्थ हमने किसी उद्देश्य के कारण से क्या लिया है, बलशाली या पहलवान या शक्तिशाली व्यक्ति। लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी का अर्थ अपन क्या लेंगे, पुलिस से, कि पुलिस आ रही है। भाले प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध भूमि में भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, भाले थोड़ी प्रवेश करेंगे, भाले धारण किए हुए सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हुई प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति का तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द कौन सा होता है इसमें, व्यंजक। शब्द होता है व्यंजक, जो कि हमने शुरू में पढ़ लिया था। व्यंजक शब्द से अर्थ कौन सा हो जाएगा, व्यंजनार्थ। व्यंजनार्थ और व्यंजनार्थ या व्यंग्यार्थ भी हो सकता है। और ये व्यंजनार्थ या व्यंग्यार्थ ग्रहण करने, जहाँ पर ग्रहण किया जाता है वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ देश काल और वातावरण के अनुसार परिस्थिति वश अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। समय स्थान परिस्थिति वश अगर हम कोई अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, व्यंग्य अर्थ, लोग व्यंग कर देते हैं, उसका पता चलता है, वो शब्द शक्ति कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति।
जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। देश काल और वातावरण के अनुसार अगर अपन अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। एक ही बात हो, एक व्यक्ति तो क्या समझ लेता है, दूसरा क्या समझ लेता है, तीसरा कोई और ही बात समझ लेता है, उसका अर्थ कोई तीसरा ही लगा लेता है, चौथा व्यक्ति अपना अर्थ लगा लेता है, पांचवा व्यक्ति उसका और ही पांचवा अर्थ लगा लेता है। सभी द्वारा अपना अपना अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। कहाँ पे? व्यंजना शब्द शक्ति में। इसे कहते हैं देश काल और वातावरण के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अपने स्थान के कारण से अलग अर्थ ग्रहण कर लिया किसी बात का, समय के कारण से अलग अर्थ ग्रहण कर लिया, परिस्थिति वर्ष अलग अलग अर्थ ग्रहण करना, ये किस में होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में। व्यंजना शब्द शक्ति के भी कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद थे? 2 भेद थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसी प्रकार व्यंजना की शाब्दी और आर्थी। जहाँ पे शब्द में व्यंजना हो वो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ पे अर्थ में व्यंजना हो वो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द में निहित होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शाब्दी व्यंजना होती है। तो आर्थी कौन सी हो जाएगी? जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अर्थ में शब्द में निहित न होकर उसके अर्थ में निहित होता है वहाँ पे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। शाब्दी व्यंजना उस शब्द के हटाने पर, इसकी पहचान क्या होगी? शाब्दी व्यंजना की शब्द में निहित होती है, उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द के रखने पर वहां व्यंजना समाप्त हो जाती है। मतलब उसी शब्द में होती है, एक ही शब्द में होती है। अगर वो शब्द हटा दिया जाएगा तो व्यंजना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसके स्थान पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो भी व्यंजना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब उस एक शब्द में ही क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगर उसको हटा देंगे तो व्यंजना भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। शाब्दी व्यंजना अनेकार्थी शब्दों में होती है, ये बात ध्यान रखना। शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? अनेकार्थी शब्दों में होती है। श्लेष अलंकार में भी शाब्दी व्यंजना होती है, ये मुख्य बात ध्यान रखना। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार है, इसके लिए क्या हो गई? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। या फिर पानी शब्द अनेकार्थी शब्द भी है, इस कारण से भी क्या हो गया? इसमें शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। पानी के यहाँ पे अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। मोती के लिए अलग अर्थ लिया जा रहा है, मानुष के लिए अलग अर्थ लिया जा रहा है और चून के लिए अलग अर्थ लिया जा रहा है। देश काल वातावरण के आधार पर परिस्थितिवश अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। अगर ये व्यंजना शब्द में निहित होगी तो शाब्दी व्यंजना, अगर शब्द में निहित न होकर उसके अर्थ में निहित होती है तो आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे शब्द में निहित है, अगर पानी को हटाकर इसकी जगह पर जल रख देंगे तो ये जो व्यंजना शब्द शक्ति है ये यहाँ पे नष्ट हो जाएगी, व्यंग्यार्थ नहीं होगा इसका। पानी शब्द में ही क्या है? व्यंग्यार्थ है। यहाँ पे पानी का एक अर्थ तो मोती के लिए है, क्या है? चमक। दूसरा अर्थ मानुष के लिए है, इज्जत। तीसरा अर्थ चून के लिए है, पानी का पानी मतलब जल। कि मोती की चमक चले जाने पर मोती की कोई वैल्यू नहीं रहती है, मानुष की इज्जत चली जाने पर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती, और चून का जल या पानी सूख जाने पर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगला उदाहरण है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे वृष भानुजा में और हलदर के वीर में क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। इन शब्द विशेष में ही क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। वो अनेकार्थी शब्द है। ये वर्ष भानुजा के 2 अर्थ लिए गए हैं। एक तो वर्ष भानुजा, वर्षभ की अनुजा मतलब गाय। एक तो वर्ष भानुजा का अर्थ अपन क्या लेंगे? गाय लेंगे। और एक हो जाएगा राधा। 2 अर्थ हो गए वर्ष भानुजा के।
ऐसे हलधर के वीर के भी दो अर्थ हो गए। हलधर मतलब बैल के वीर, बैल के भाई, बैल ही हो जाएंगे और तो क्या होंगे, बैल का भाई बैल। और हलधर अपन बलराम को ही बोलते हैं, तो बलराम के भाई कौन हो जाएंगे, कृष्ण। गाय के साथ तो बैल हो गया, राधा के साथ कृष्ण हो गया इसका अर्थ। तो एक से ज़्यादा अर्थ लगे हुए हैं, इसके चिपके हुए हैं, श्लेष अलंकार भी है और अनेकार्थी शब्द भी हैं। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ पे व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले, वातावरण, देश, काल, कहने का तरीका मतलब कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। बोलने पर पता चलता है शब्द शक्ति का ज़्यादातर, लिखने से पता नहीं चलेगा। बोलने पर किस टाइप से बोली जा रही है बात। कंठ स्वर का मतलब यही है, कहने का तरीका यही है कि बोलने पर, अर्थात बोलने का तरीका कैसा है अगले का, बोल कहाँ रहा है, जगह जगह का क्या है उसकी, समय कौन सा है बोलने का, ये सारी बातें कहाँ, कौन सी शब्द शक्ति में होती हैं, आर्थी व्यंजना में। लिखे हुए से कम ध्यान चलता है, जबकि बोलने पर ज़्यादा पता चलता है कि यहाँ पे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार में आर्थी व्यंजना होती है। अन्योक्ति अलंकार जहाँ किसी दूसरी बात के माध्यम से कोई दूसरी बात बता दी जाए वहाँ पे। संदेह अलंकार जहाँ पे संदेह हो, पता ही नहीं चल रहा कहना क्या चाह रहा है ये, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है, आर्थी व्यंजना। इसके उदाहरण देखिए, एक संदेह अलंकार का उदाहरण दिया गया है, एक अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दिया गया है। संदेह अलंकार का सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार के कारण से यहाँ पे कौन से शब्द शक्ति हो जाएगी, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फुले फुले चुन लिए काली हमारी बार। इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है, मतलब एक बात के माध्यम से दूसरी बात बताई जा रही है। माली फूलों के कारण से तो बात तो की जा रही है माली की और फूलों की, लेकिन बात ये नहीं की जा रही, बात बताई दूसरी जा रही, इसका भाव दूसरा ही है, मृत्यु का भाव है इसमें। कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कि माली को आए आता हुआ देख कर कलियां जो नए फूलों में पुकार कर रही है कि इस माली ने फूले फूले तो चुन लिए, लेकिन कल को हमारी बारी भी है। दूसरा अर्थ है यहाँ पे अन्य उक्ति, दूसरी उक्ति मतलब दूसरा अर्थ लिया गया है क्या, कि माली मतलब यमराज को आता देख कर जो युवा लोग हैं ना, कलियन करी पुकार, जो युवा लोग हैं वो पुकार कर रहे हैं कि फूले फूले चुन लिए, अर्थात बूढ़े बूढ़ों को तो उठा लिया इसने, कल हमारी बारी भी आएगी। ये अन्योक्ति है। अन्योक्ति अलंकार में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति नियुक्त होगी। अगला उदाहरण है, कुम्हार ने कहा बेटी बादल हो गए। बेटी बादल हो गए, कुम्हार ने कहा बादल हो गए, मुख्य अर्थ थोड़ी ग्रहण करेंगे। काल, स्थान, परिस्थितिवश हम इसका अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। कोई क्या अर्थ ग्रहण करेगा, बेटी बादल हो गए। बाकी कुम्हार का तात्पर्य बेटी को बादल होने के बारे में बताना नहीं है, उसको बताने का मतलब ये है कि बेटी बादल हो गए, घड़े वगैरह जो अपने मिट्टी के बर्तन है ना उनको या तो ढक दो या फिर अंदर रख दो, वरना तो अपनी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये मतलब उसका ये नहीं है कि बेटी बादल हो गई, देखो बादल कैसे होते हैं, ये तात्पर्य नहीं है उसका। राह चलते किसी ने कहा संध्या हो गई, तो राह चलते हुए कोई व्यक्ति अगर संध्या के बारे में बोल रहा है तो क्या ये बताने के लिए थोड़ी कर रहा है कि हाँ भाई संध्या हो गई, शाम हो गई, नहीं। सुनने वाले उसके अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। बच्चे सोचेंगे खेलने का समय हो गया, हो सकता है कुछ सोचें कि घर चलने का समय हो गया, गृहिणी सोचेगी कि खाना वगैरह बनाने का समय हो गया, पंडित वगैरह या पुजारी वगैरह सोचेंगे कि मंदिर में पूजा करने का समय हो गया, किसान सोचेगा घर चलने का समय हो गया। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने अनुसार
काल, स्थान, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने अपना अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और अर्थ के कारण से अगर समझ में आ रही है बात, तब वहाँ पे क्या होगा? आर्थी व्यंजना। अगर शब्द के कारण से व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है, वहाँ पे शाब्दी व्यंजना। तो ये तो हो गई तीनों शब्द शक्तियाँ। वीडियो 35 मिनट से भी ऊपर हो गया है, कोई नहीं, 5-7 मिनट की बात और है, अंतर और देख लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा में अंतर क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य या सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से हटकर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्षणों के आधार पर अर्थ का बोध होता है, अर्थ ग्रहण किया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से हटकर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण से उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। एक उदाहरण के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। गाय दूध देती है। गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, जबकि उस बुढ़िया को मत मारो या मत सताओ, वह तो मेरी गाय, मेरी नहीं, निरी गाय है। यहाँ पे निरी आ जाएगा, निरी गाय है। यहाँ निरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति है। देखो, गाय दूध देती है, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, गाय दूध देती है, गाय का मतलब गाय ही है। लेकिन अगला सेंटेंस है, उस बुढ़िया को मत सताओ, वह तो निरी, यहाँ पे निरी आएगा, निरी गाय है। निरी गाय मतलब यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति कैसे है? क्योंकि वो बुढ़िया गाय थोड़ी है। हाँ, गाय जैसे गुणों वाली है भाई, सीधी सरल स्वभाव वाली है बेचारी, इसलिए उसको मत सताओ। इसलिए हम गाय के समान गुणों के कारण से हम उसकी जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं? गाय से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन गाय का मुख्य अर्थ ग्रहण न करके क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं? लक्षणार्थ ग्रहण कर रहे हैं, उसके लक्षणों के ऊपर आधारित अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि वो बुढ़िया कैसी? गाय जैसे लक्षणों वाली है, अर्थात सीधी और सरल स्वभाव वाली है। अगला है, ये भी थोड़ी सी अशुद्धि आ गई है, इनको आप देख लेना। लक्षणा आएगा यहाँ पे। लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से वक्ता का इच्छित अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। तो वहाँ किसके आधार पर? प्रसंग के आधार पर अन्य अर्थ की कल्पना या अनुमान करना पड़ता है। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ पे? व्यंजना शब्द शक्ति में। लक्षणा में किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण से लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है, मुख्यार्थ नहीं किया जाता है। मुख्यार्थ तो बाधित हो जाता है, मुख्यार्थ तो समझ में आता ही नहीं है, इसीलिए तो हम मुख्य अर्थ से संबंधित लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं। कहाँ पे? लक्षणा शब्द शक्ति में। जबकि व्यंजना में क्या होता है? न तो मुख्यार्थ समझ में आता है, न लक्षणार्थ समझ में आता है, कोई तीसरा अर्थ समझ में आता है जो कि हम कल्पना कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, अपने अपने अनुसार कर लेते हैं। वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, उसने मेरी नाक कटा दी। नाक थोड़ी कटा दी, नाक कटा दी का अर्थ क्या होगा? इज्जत खराब कर दी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये मुहावरा है, मुहावरे के कारण से भी इसमें क्या हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति का राह चलते किसी ने कहा संध्या हो गई, तो उसका तात्पर्य ये थोड़ी एक संध्या होगी, श्याम बताने के लिए बोल रहा है वो। अलग अलग लोग अपने अपने अनुसार इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लेंगे। कोई सोचेगा घर चलने का समय हो गया, कोई सोचेगा पढ़ने का समय हो गया, कोई सोचेगा खाना बनाने का समय, कोई सोचेगा मंदिर में पूजा करने का समय हो गया, किसान सोचेगा घर चलने का समय हो गया। तो ये है शब्द शक्ति। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लें ध्यान से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिना स्किप किए अगर आपने देखा होगा तो उम्मीद है समझ में ज़रूर आई होगी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।